हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ह्यूमन कैनवस ऑफिशियल। हमारी CUET 2026 साइकोलॉजी की जर्नी में हम आज अपना नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कर्व। आपने देखा हमने इससे पहले के जो वीडियोस थे उनमें जो हाइपोथेसिस थी उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन द हाइपोथेसिस, उसको हमने अच्छे से देखा। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होता है वो इसी टॉपिक से रिपीट होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। So as you can see on the screen, what is normal probability curve? आज हम देखने वाले हैं कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है साइकोलॉजी के अंदर वो क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि a continuous probability distribution for a variable is called as normal probability distribution or simple random distribution। आपने देखा होगा, या हम इसको एक सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने रिसर्च के लिए बहुत सा डेटा इधर उधर से कलेक्ट किया। अब आप अगर उस जो रैंडम आपके पास डेटा आया उसके ऊपर आप कोई भी टेस्ट, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया या मीन मीडियन मोड हो गया, वो अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। उससे पहले हमारा जो डेटा हमारे पास आया रिसर्च से, उसको हमें एक प्रॉपर शेप में रखना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना पड़ेगा नॉर्मली, उसके लिए ये कर्व यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं अच्छे से इसको कि ये आप देख सकते हैं नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो एक एसिमेट्रिक कर्व होता है, जिसके जो सम होता है पूरे एरिया का वो 1 होता है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा जो कर्व है वो दिखाई देता है, और इसको बेल शेप कर्व भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस के पॉइंट होंगे सारे, और यहाँ पे माइनस के होंगे, और ये जो पॉइंट है ये मीन मीडियन मोड बोला जाता है। तो आई थिंक आपने ये पहले भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगा था। सो इसको एक अच्छे से डिटेल में हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का। ये जो कर्व है इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, सिंपली जो डेटा हमारे पास आया उसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया होता है एक तरीके से। इसमें हम डेटा को सजा देते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमने डेटा को सजा दिया इसके अंदर। देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया 100 स्टूडेंट्स पे, उसमें जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया हमारे पास वो 10 का आया। आप कोई भी क्वेश्चन, इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आने वाले, लेकिन हम ऊपर से इसको देखें तो मान लीजिए हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे, उसको स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है कि हर जो, या उससे पहले हम देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा जो है 0, यहाँ पे +1 +2 +3 हमारे जो स्कोर्स आए। मान लीजिए हमारा 100 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें हमारे पास स्कोर आए ऐसे, ये आप देख सकते हैं 30 40 50 60। 60 जो है यहाँ पे वो हमारा मीन है, और जो प्रोबेबिलिटी कर्व होगा उसमें मीन मीडियन मोड एक ही जगह पर होंगे। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होगा उसके अंदर एटलीस्ट ये तीनों एक ही जगह पर होंगे। तो यहाँ पे जो मीन है हमारा वो 60 है, ये 60। आई थिंक आपको पता होगा कि मीन कैसे निकलता है, कि सम ऑफ द ऑल डेटा अबोव द नंबर ऑफ द डेटा। आपको ये पता ही होगा कि जितना भी हमारे पास डेटा कलेक्टेड हुआ उस सब का हम सम करेंगे, और जितने नंबर ऑफ डेटा है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो मीन होता है, जिसको हम डिटेल में आगे अच्छे से समझने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारा मीन जो है वो 60 है। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो बेसिकली हमें ये बताती है कि जो स्कोर है 60 जो हमारा मीन है, उससे अगला जो हमारा स्कोर होगा उसके बीच में कितना डिफरेंस है। हम स्टैंडर्ड डिविएशन को और भी डिटेल में समझेंगे, फॉर्मूला भी समझेंगे, बट अभी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर जितनी ज़रूरत है उतना देखिए
कि जो 60 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या है, 10 है। क्योंकि जो बेसिकली काम होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वो यही होता है कि जो मीन से डेटा के बीच में डिफरेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे +1 का मतलब है कि जो एक स्टैंडर्ड डिविएशन आपका मीन, ये जो डेटा 70 है ये मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। +2 मतलब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। +3 मतलब 3 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। ऐसे ही रिवर्स में माइनस होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। और ये हमारे टेस्ट के रिजल्ट आए। एक बच्चे के मान लीजिए कुछ बच्चों के 50 आए, 40 आए, 30 आए, 60, ऐसे ही ये हमारे पास सारे के सारे जो स्कोर्स हैं वो आए, जिसको हमने अच्छे से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसको हम बोलते हैं उसमें रखा, ताकि डेटा समझने में आसानी हो। अब हम आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि भाई 60 जो मीन है और लगभग बच्चों का जो रेशो रहा वो 60 ही रहा, मीन रहा। 70 कम आए, 80 कम आए, 90 सबसे कम आए। वैसे ही 30 भी लो है कि क्लास में कुछ बच्चे ही ऐसे होंगे जिनके 30 आए, कुछ ही ऐसे होंगे जिनके 90 आए। ये कर्व आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही इसकी जो शेप है कर्व की वो ऐसी होती है। इसके अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा CUET PG एग्जाम है उसमें जरूर, मैंने पीछे के बहुत से PYQs देखे, उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आप देखिए क्वेश्चन होता है किस तरह का होता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक रैंडम परसेंटेज दिया हुआ है लोगों का, कि जो मीन और जो +1 स्टैंडर्ड डिविएशन होगी उसके बीच में 34% लोग होंगे। ये हमने निकाला नहीं किसी भी तरीके से, पहले से गिवन है। 34 होंगे, 14 होंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये होगा 2%। सेम वैसे ही यहाँ पे 2% होगा, यहाँ पे 14% या 34। 0 से इधर भी सेम होगा और 0 से माइनस की तरफ भी ये सेम होगा, प्लस की तरफ भी सेम और माइनस की तरफ भी सेम होगा। तो आप देख सकते हैं कि +2, ये हमारा +2 है। यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं लोगों के, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, 2%, 14%, 34, 34, 14 सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पीछे वाले भी ऐड करेंगे और आगे वाले भी, ताकि हमें पता चले कि +2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे पीछे कितने लोग हैं। तो 98% लोग यहाँ पे हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा CUET में कि +2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे परसेंटेज कितना होगा लोगों का। वैसे ही आपके -2 पे भी आपको पूछ सकते हैं, सेम वैसे ही -1 पे भी आपको पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर है जिसको हम बोलते हैं Z स्कोर, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन को समझने में। अब मान लीजिए यहाँ पे जो स्कोर 80 है, ये 80 स्कोर है, आपको मीन दे दिया जाए और इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं पहले। मान लीजिए ये होगा आपका स्कोर कितना है, ये आपका मीन होगा, ये आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। तो Z स्कोर निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमारे पास स्कोर कौन सा लिया हमने, आप देख सकते हैं ये बच्चों के स्कोर्स हैं जो जिन्होंने टेस्ट दिया उनके स्कोर्स आए। तो हमने 80 पे देखना चाहा अपना Z स्कोर। तो हमने क्या किया, x - 60 क्या था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीन है, 60 क्या है हमारा मीन। तो 80 - 60/10 इज 2। Z स्कोर का मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारी है अवे फ्रॉम मीन, कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो 80 जो डेटा है वो कितने स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे मीन से दूर है। तो कितना है, 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है। सो सिंपल। इसीलिए हमें निकालते हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है हमारी दी हुई है, तो 80 वो कितने स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। तो वैसे तो हमारे पास ये तो नॉर्मल हमने इजी डेटा लिया हुआ है, लेकिन हार्ड डेटा होगा जिसमें हम निकाल नहीं सकते, तो उससे हमारा जो Z फॉर्मूला, Z स्कोर का जो फॉर्मूला है उससे कितने स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से हमारा स्कोर है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगे।
अगर आपके कोई भी डाउट्स अराइज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम सिंपली अपने लोकेशन ऑफ द स्कोर देखना चाहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से। इंटरप्रेट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी स्टैंडर्ड डिविएशन द स्कोर इज अवे फ्रॉम मीन। कितने स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा जो स्कोर है वो मीन से दूर है। सेम हम जो अपना 50 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 स्कोर ले लिया हमने। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये 50 स्कोर कितने स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारे स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई हैं, हमारे मीन से दूर है। तो देखते हैं 50 माइनस मीन 60 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 10, तो कितना -1। ये देखिए आप यहाँ पे -1। सो इजी, सो सिंपल। अब हम देखते हैं परसेंटाइल रैंक। आपने देखा होगा 98th परसेंटाइल आई किसी की 99 परसेंटाइल आई, वो कैसे आती हैं, क्या मतलब कैसे हम उनको निकालते हैं। तो आज आपका ये सबसे बड़ा डाउट भी दूर होने वाला है। हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है, ये हमारा एग्जाम्पल है। एंड व्हाट विल बी परसेंटाइल ऑफ द 80। ये हमारा स्कोर 80 है मान लीजिए, इसकी जो परसेंटाइल होगी वो हम कैसे निकालेंगे। तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, अगर उसमें हम अपने डेटा को रखेंगे तो परसेंटेज ऑफ द पीपल, ये देखिए आप यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, 2%, 14%, 34, 14 एंड 2%, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब 80 पे हमें निकालना है कि हम कितने लोगों से आगे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 80 तक कितने लोग हैं, 2 + 14 + 34, 34, 14, सबको यहाँ पे ऐड करें तो कितना आता है 98%। यानी कि जो बच्चा जिसका 80 स्कोर आया वो उसकी जो रैंक है वो क्या है 98th रैंक, और जो 90 जिसका स्कोर आया उसकी रैंक क्या होगी 100। सो सिंपल। तो परसेंटाइल बेसिकली यही है कि अलाउज अस टू इंटरप्रेट हाउ मेनी स्कोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज अहेड और बिहाइंड, कि कितने स्कोर, कितने बाकी स्कोर पीछे बच गया जिससे कि जो इंडिविजुअल हो वो आगे है या फिर पीछे है। आई होप आपको जो परसेंटाइल है वो भी अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर यहाँ पे हम अपनी जो परसेंटाइल है, मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं 60, कि जिस बच्चे के 60 मार्क्स आए उतनी उसकी कितनी परसेंटाइल होगी। तो आप निकालिए, यहाँ पे देखिए 60 की कितनी परसेंटाइल होगी, गैस कीजिए कितनी होगी। 2 + 14 + 34, 50, उसकी परसेंटाइल क्या होगी 50th। हम उसको परसेंटाइल के अंदर रखेंगे। सेम अगर हम 40 की निकालें तो उसकी कितनी परसेंटाइल होगी, सेकंड होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो दिए हुए हैं नंबर्स, इनकी परसेंटाइल हम इजीली निकाल सकते हैं। और सीयूईटी में आपसे यही पूछा जाएगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सिली डाउट है आपका, तो आप कमेंट में इजीली उसको डाल सकते हैं। तो हमें बेसिकली सीयूईटी के लिए इस पे फोकस करना है कि जो परसेंटेज ऑफ पीपल है, आपको पूछा जाएगा कि -3 या चलो ये मान लीजिए कि -1 जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उस पे परसेंटाइल क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखिए -1 स्टैंडर्ड डिविएशन दी होगी, उस पे परसेंटाइल क्या होगी 2 + 14 यानी कि 16% उसकी परसेंटाइल होगी। तो ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसको बेसिकली इसीलिए बनाया गया या इसीलिए इसको इसमें डेटा रखा जाता है ताकि जो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन लगा लीजिए या फिर आपका जो मीन है या परसेंटाइल है, उसको इजीली हम एक ही लुक में निकाल सकें। हमारा डेटा जो है उसको अच्छे से एक बार अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अच्छे से किसी भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर, तो जो सारी चीजें निकालना है वो बहुत ईजी हो जाता है और जो डेटा को समझना है वो भी आसान हो जाता है। सो आई होप आज का जो वीडियो है या जो आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।